नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल मेला खीर भवानी आयोजित किया जा रहा है और हजारों की तादाद में अभी से श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं। व्यवस्थाओं को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उत्साह भी बढ़ा है, श्रद्धा भी बढ़ा है, अपार महिमा रही है माता खीर भवानी की। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इतने साल हो गए, 89 के बाद से अभी तक हमने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद बदलाव आया। रफ्ता रफ्ता वहां पर लोग भी जा रहे हैं, पर्यटक भी जा रहे हैं। 2 करोड़ 11 लाख पिछले साल गए थे, अब भी तादाद निरंतर बढ़ रही है। लेकिन जो पलायन की पीड़ा झेल रहे कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं या कश्मीरी समुदाय के वो लोग जो 89 में वहां से भगाए गए, वहां से प्रताड़ित कर निकाला गया उनको, उनकी समस्याएं अभी भी बददस्तूर बरकरार है, वैसी की वैसी ही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ हम बदलाव तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन सदाकत और सच्चाई ये है कि अभी भी कश्मीरी विस्थापित पंडितों की समस्याएं यूं की त्यों हैं। अगर हम बात करें 219 के करीब आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 219 के करीब कश्मीरी विस्थापित पंडितों को या हिंदुओं को मार गिराया गया था आतंकवादियों द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार संघर्ष करते रहे। सरकारें आई, 2004 के बाद से बड़ा भरसक प्रयास किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपी की सरकार ने प्रयत्न किया कि कैसे उनको वापस भेजा जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का प्रयास 2014-4 में किया गया और मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने भी एक प्रयत्न किया कि ट्रांजिट कैंप क्यों ना बनाया जाए, वहां भी कामकाज शुरू हुआ। 2008 में 1610 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। 2010 में 3500 युवाओं की नौकरी का प्रावधान किया गया। नवंबर 2015 में 2000 करोड़ का पैकेज दिया गया। लेकिन ये पैकेज तब तक कहीं काम नहीं आएंगे जब तक वहां के बहुसंख्यक लोग सुरक्षा को लेकर के गारंटी नहीं देते और ये पीसफुली वापस। जो भी सरकार दिल्ली में आती रही, जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में आती रही, ये वादा करती रही कि सम्मान पूर्वक कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी होगी, चाहे वो एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो। लेकिन अभी तक किसी भी ज्यादा इस पर पेशरफ हमें नजर नहीं आ रही है और शायद यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। लेकिन आज और कल ये उत्साह रहेगा मेला खीर भवानी को लेकर के, लेकिन जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसको लेकर के खासी नाराजगी कश्मीरी विस्थापित पंडितों में है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वापसी मिले। वापसी नहीं तो एटलीस्ट जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए। बहुत सारी समस्याएं उनकी है कि ओवर एज हो चुके हैं या रिहेबिलिटेशन परमानेंट नहीं की जा रही है और कुछ लोगों को जो राशन मिलता था वो भी प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के वो निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई भी सरकार हो, हर नुक एंड कॉर्नर पर कश्मीरी विस्थापित पंडितों के नेताओं ने जाकर के आग्रह किया कि जो रोड मैप है उस रोड मैप के मुताबिक उनकी वापसी हो। लेकिन अभी तक कुछ भी पेशरफ्त नहीं हो पाई है। हालांकि एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से उम्मीदें बहुत लगाई गई थी, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं हुए। इसी पर चर्चा करेंगे। आस्था तो है, खीर भवानी मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, लेकिन आज चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि वो पीड़ा का दर्द जो सह रहे हैं उन पर मरहम क्यों नहीं लगाया गया 89 से 2024 तक। अगर हम वैसे देखें 2004 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर का प्रयास किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, उसके बाद आज 24 है, 20 साल ये भी बीत गए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसमें सच्चाई है। अभय बकाया जी, हम अपनी पार्टी से, अभय बकाया जी आपका स्वागत है। और राजेंद्र शर्मा, फॉर्मर मेयर, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में है राजीव श्राफ, कांग्रेस से वाबस्ता है, आपका भी स्वागत है। सोहित शर्मा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सोहित जी आपका भी स्वागत है। राजेंद्र जी, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी। आपका यानी ये 3rd टर्म है, इससे पहले भी आपको मौका मिला था, लेकिन जो पेशरफ की जानी चाहिए थी कि कैसे कश्मीरी विस्थापित पंडितों को उनको सम्मान पूर्वक कश्मीर में भेजा जाए, ऐसा कोई रोड मैप आप तैयार ही नहीं कर पाए। जी विनोद जी, आप ऐसा नहीं कहना चाहिए कि रोड मैप कोई तैयार नहीं हुआ जी। सबसे पहले पैकेज आया 2004 में। यस, 2004 में गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, लेकिन सोशल वेलफेयर और
जो अपनी पब्लिक है उनकी रिहेबिलिटेशन और बाकी जो उनको समस्या रहती हैं उनका समाधान निकालना होता है। तो 2004 में पैकेज आया फर्स्ट, जिसमें 5242 लोगों को रहने के लिए घर दिए गए, और उससे पहले राशन की व्यवस्था, कंपनसेशन, ये सारी बातें हुई थी जी। उसके बाद में फिर एक पैकेज आपका आ गया 2008 में, जिसमें सर्विसेज की बात की गई थी। 2461 लोगों को जॉब उसमें मिले हैं, और 2461 जॉब मिले हैं। साथ साथ में 505 ट्रांजिट कैंप बनाए गए, 200 फ्लैट बनाए गए शेखापुर में। ये सब बातें सरकार करती आई है। फिर 2015 में पैकेज आया, जिसमें 3000 लोगों को गवर्नमेंट जॉब की देने की बात हुई और 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन की बात हुई। कुल मिला के लगभग 6000 नौकरियां दी गई हैं, और एकोमोडेशन 11947 मिला के हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से जो काम करना होता है उन्होंने किया है। ये बात सही है कि हर चीज में बेहतर करने की जरूरत होती है। जी 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 जी। तो आप ये भी देखें, रिफॉर्म्स 1990 से लेकर आज 2024 तक कितनी चीजें बदल गई हैं। कश्मीर में क्या हालत होते थे, और जो लोग बोलते थे कि हम झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो खुद ही हार गए जी। लोगों ने एक नया चेंज लाया वहां जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब वो भी इलेक्शन हार गए। ये क्या है? दिस इज ए चेंज जी। दिस इज ए चेंज। थोड़ा चेंज कि लोग वापसी का कोई बंदोबस्त बिल्कुल होगा बदला कि लोगों ने, वहां के कश्मीर के लोगों ने चाहा जी, युवा ने चाहा जी कि हमें चेंज चाहिए जी। और आप ये भी देखिए पिछले 34 साल से, लेकिन वो चेंज एक बहुत बड़ी जनरेशन गैप होती है। आपके विपरीत बोलते हैं, वो चेंज बोलते हैं कि लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। आपने प्रश्न मेरे से पूछा ना, वोट के पहले मुझे उत्तर देने दीजिए। आप उत्तर दे रहे थे, आपको मैंने तभी जरूरत अब उसके बाद अब ये देखो 34 साल 34 लॉन्ग ईयर्स जी हुए हैं 1990 से लेकर अब तक। राइट। तो काफी प्रायोरिटीज भी बदल जाती हैं जी। आज अगर आप जम्मू में देखें, जम्मू में भी जितने भी हाउस होल्ड हैं उनके जितने भी बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। जम्मू आधे से ज्यादा खाली है, वहां सिर्फ एल्डर पेरेंट्स रह रहे हैं, बाकी सब बाहर हैं जी। तो प्राइम मिनिस्टर पैकेज यहां मिला जी, जिसमें स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने का मौका मिला, बिल्कुल, और सरकार ने जी। वहां पूरा खर्चा उठाया जी। तो लोगों को अच्छे अच्छे एवेन्यूज मिले जी। और उन्होंने बाहर जाके अच्छी नौकरियां की। लोगों का सरकारी नौकरी की तरफ से ध्यान हटकर प्राइवेट जॉब की तरफ भी किया, क्योंकि वहां अच्छे पैकेज थे। सरकार का काम होता है अच्छा वातावरण बनाना, बिल्कुल, और उसी प्रकार से उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट्स और बाकी माइग्रेंट्स के लिए भी किया, चाहे वो पहाड़ी माइग्रेंट्स हो। तो और बेहतरी करने की जरूरत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कुछ हुआ नहीं। आपने कहा कुछ हुआ नहीं। सोई जी, क्या वाकई में पेशरफ्त हुई है? कुछ हुआ है? देखो विनोद जी, बात ऐसी है, राजेंद्र शर्मा जी हमारे मेयर रहे हैं, बात सुन के हंसी भी आ रही थी और देख के हैरानी भी हो रही थी कि ये बड़े बड़े दावे करने वाले जो कहते थे कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास रचा जाएगा, पूरे भारत में भेजते थे, कहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति है, सब कुछ है। अरे बाबा मुझे एक बात बताओ राजेंद्र जी, आप तो 2004 की बात कर रहे, 2008 की बात कर रहे और 2018 की बात कर रहे, 5 का 2019 के बाद से आपने क्या किया? 5 का 2019 के बाद से कश्मीरी पंडित को आप लोगों ने क्या दिया? टारगेट किलिंग, जिसमें हमारे कितने नौजवान शहीद हुए और कितने कश्मीरी पंडित जम्मू में आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें कश्मीर में नहीं जाना और जम्मू में आकर हमें जॉब करनी है। लेकिन आप लोग इतने हिसाब फरामोश निकले, आपने कश्मीरी पंडित की तनख्वाहें बंद कर दी, आपने ऐसे हालात बना दिए कि कश्मीरी पंडित रोने को हालात ही बिगाड़ के रख दिए कश्मीरी पंडितों के। आज जाके कश्मीरी पंडित को हार मांगनी पड़ी आपसे, तो जाके उनको कश्मीर में नौकरी करनी पड़ी। कितनी हैरानी से हंसकर कहते हो आप लोग कि जम्मू की जनता बाहर जाकर काम कर रही है। अरे बाबा, इतने बेशर्म आप लोग हो गए हो कि आप अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार नहीं दे सकते। शब्द लिया फिर आप लोग नौजवानों को रोजगार, शब्दों के प्रयोग में आप विवेक का इस्तेमाल करें, शब्दों के चयन में आप विवेक का इस्तेमाल करें। और आप कह रहे सेलेक्टिव किलिंग आपके कार्यकाल में क्या हुआ? जून 6, 1900 सुन लीजिए, पहले आप शब्दों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं माफी मांगता हूं इस बारे में।
ठीक है, बेशर्म से सुन दोबारा लीजिए, इस्तेमाल सुन कर लीजिए, कीजिएगा। चलो जी। आप सुन लीजिए आगे बात। देखो बात ऐसी है, हर एक सरकार का काम होता है नौजवानों को रोजगार देना। जम्मू में माँ बाप यहाँ पे बैठे हो, लोग बाहर जाके नौकरी करें, वो सरकार की नालायकियत है। ये कहते थे कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाएंगे, ये कहते थे हम यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाएंगे। जम्मू में क्या हालात बना दिए इन्होंने, कहां रहा जम्मू का टूरिज्म और कहां रही जम्मू की इंडस्ट्रीज। सो कहने का मतलब ये है विनोद जी, 5 अगस्त 2019 के बाद से मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये राजेंद्र शर्मा जी हमारे मेयर रह चुके हैं, ये बताएंगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया और कहां तक आपने काम पहुंचाया है। इस बारे में अगर जनता को थोड़ी जानकारी देंगे, हमें भी लगेगा कि वाकई आपने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या लगता है कश्मीरी पंडित के साथ आपने पार्टी कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने रिस्पॉन्सिबल है आपकी दायनीय हालत के लिए? दायनीय शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखिए विनोद जी, जैसे जो आपने डिबेट स्टार्ट की, आपने कहा कि माता खीर भवानी का मेला कल होगा और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से गए हैं। काफ़ी अच्छे इंतज़ाम इस बार गवर्नमेंट ने किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं। काफ़ी बसेस यहाँ से गई हैं, सिक्योरिटी के तहत गई हैं और वहाँ पहुँचे भी हैं। कल माता का मेला है और मैं सब श्रद्धालुओं को, सब भक्तों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ करता हूँ और माता को यहाँ से नमन करता हूँ। आज आपने जो इस टॉपिक पे, मैं उस टॉपिक पे रहूँगा क्योंकि इस बात पे हमारी काफ़ी डिस्कशन पिछली बारी भी हुई, पिछली बारी बहस हुई। आज जो आपने टॉपिक लिया है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं अपने सारे साथियों को भी बोलूँगा तो उस सेंसिटिविटी को देखते हुए सारे अपने अपने पार्टियों के या अपने विचार रखें। जैसे आपने कहा कि कश्मीरी पंडित समुदाय का 35 साल पहले जो पलायन हुआ वो किन ताकतों की वजह से हुआ, उस टाइम जो पलायन हुआ उसका मेजर रिस्पॉन्सिबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि वो सरकार में उस टाइम वो लोग थे। 87 से आज 87, हम हमेशा बोलते हैं 87 वाज हैज टू बी द क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट रखना पड़ेगा आपको। 87 का इलेक्शन आपको पॉइंट रखना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे थे बात होगी, 87 के पॉइंट रखना पड़ेगा कि मिलिटेंसी शुरू कहां से हुई। मिलिटेंसी का जो आगाज हुआ वो 87 के बाद से हुआ। जो रिग्ड इलेक्शन जब सब कहते हैं उसके बाद से हुआ। उसके बाद षड्यंत्र रचा गया पड़ोसी मुल्क के, वहां पर ट्रेंड हुए लोग वहां से, सर मैं कहता हूं वहां पर। उसके बाद 89 से ये कार्रवाई शुरू हुई, जहां पे यहाँ के जयचंदों ने मिलकर एक माइनॉरिटी को, एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग हुई, चुन चुन के मारा गया उनको, और ऐसा दहशत का माहौल बनाया गया कि उनको अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के वहां से निकल के आना पड़ा। नहीं तो कौन, ये यहाँ पे बड़ी बातें चलती, दबी आवाज में बात चलती, छोड़ के आगे। अरे कौन होगा जो अपने 3 मंजिला मकान, अपने बाग बगीचा सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, जहां उसको पता ही नहीं अंधेरा आगे जाना कहाँ है। सर एक मकान भी अपनी जमीन पे होना, एक कमरे का मकान भी वो अपना होता है, लोगों को मेंटल स्टेबिलिटी तो सुकून होता है, और वो सब छोड़ के यहाँ पे वहां पे माहौल बनाया गया। उस माहौल से आज 35 साल हो गए हैं, और 35 साल में कश्मीरी पंडित समुदाय अपने ही देश में रेफ्यूजियों की तरह रह रहा है। अब हम बात करें क्या किया गया और क्या क्या नहीं किया गया। सर इसमें ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स एक आपके पास सामने एक चीज है जिसको बड़ी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालना पड़ेगा। आप देखिए उस टाइम की कमजोर गवर्नमेंट की वजह से, उस टाइम की वहां पर सिविल सोसाइटी कमजोर होने की वजह से किन्होंने रोका नहीं, किसी ने डायरेक्शन नहीं दिखाई, और इन लोगों का पलायन हुआ उस दहशत के माहौल में, और कोई चारा नहीं था इनके पास वहां रुकने के अलावा। अब है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो है रिहेबिलिटेशन, सारी पार्टीज कहती हैं, सब कहते हैं रिहेबिलिटेशन होगी, उसके लिए रोड मैप किसी के पास नहीं है। और रोड मैप एसी के कमरों में बैठ के रोड मैप नहीं बनेगा। रोड मैप आपको ओपिनियन मेकर्स, सोशल एक्टिविस्ट, जो नुमाइंदे हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के, उनके साथ बैठ के होगा। क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय की यह बात तो क्लियर है कि उनको जाना है, पर वो कहते हैं हम जाएंगे, अपनी शर्तों पर जाएंगे, अपने टाइम पर जाएंगे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात हो रही है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां की सिविल सोसाइटी ने देनी है। आप वहां भेज के वहां पे गार्ड बार खड़ा कर दोगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देगा आपको। सर और शॉर्ट टर्म जैसे बात की, शॉर्ट टर्म अभी है, जब तक रिहेबिलिटेशन होती है किस तरीके से होती है उस पर विचार करने की बात है। एक कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बड़ी देर से डिमांड है, एपेक्स कमेटी बनाने की बात हो रही है, बड़ी देर से एपेक्स कमेटी की बात हुई है। अगर उस पर एपेक्स कमेटी बनी होती, सारे समुदाय के लोग वहां पे होते, आपके पास फीडबैक आया होता, उसमें गवर्नर रखे थे चेयरमैन, फीडबैक आया तो कुछ ना कुछ रोडमैप निकला होता कि किस तरीके से आप करते। आज जैसे बात की शॉर्ट टर्म जो रह रहे हैं वहां पर लोग, आज हमारे कैंप्स में जो रह रहे हैं, मुझे लगता है जब से बने इन पे पेंट नहीं हुआ है। खुद तो वो कर नहीं सकते कुछ। अभी जी राजीव जी से जानना चाहेंगे, राजीव जी डायरेक्टली अवैध ने आपसे कहा है, आप पर सीधा तंज कसा आरोप लगाया है
you're responsible, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पलायन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद पलायन के बाद जो दंश सहा है इस समुदाय ने, उसके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिम्मेदार है। धन्यवाद विनोद जी। अभय जी कह रहे हैं, अभय बकाया। आपकी बात पे एक शेर भी मुझे याद आया, मैं उस पर बताऊंगा। ना जाने बादलों में क्या साजिश हुई, ना जाने बादलों में क्या साजिश हुई, मेरा घर था मिट्टी का, मेरे ही घर बारिश हुई। कश्मीरी पंडितों का पलायन जो 90 में स्टार्ट हुआ, उसमें सेंटर में गवर्नमेंट थी वीपी सिंह की, और सपोर्टेड बाय जो थी वो थी बीजेपी के। और 13 मार्च 1990 में पार्लियामेंट में सैफुद्दीन सोज जी और अपने ये शफी उड़ी जी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कश्मीर को आर्मी के हवाले कर दो, और वहाँ के हालात बड़े संगीन हैं। और उसमें जसवंत सिन्हा जी और मदन लाल खुराना जी ने उठ के कहा कि कश्मीर के जो हालात हैं आर्मी के हवाले नहीं कर सकते, आर्मी इंटरनल मामलों के लिए नहीं है। और उसके बाद उन्होंने गवर्नर हटाने की बात की, तो उन्होंने कहा जगमोहन जी जब आपके टाइम के गवर्नर थे तब ठीक था, और आज हमारे टाइम में है तो ये गलत हो गए। तो कहने का मतलब है ये तब से ही हालात ऐसे बनाए गए और पैदा किए गए, जिसकी जिम्मेवारी आज बीजेपी नहीं लेगी, क्योंकि 180 एमपी इनके थे, इनकी सपोर्ट पे वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, और होम मिनिस्टर भी उस समय जो थे वो इन्हीं के बनाए हुए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज जबकि माहौल है, कई दफा डिबेट में बात होती तो कहते लाल चौक बड़ा अच्छा हो गया जी, लाल चौक जाके देखो जी टूरिज्म आ गया। मैं बार बार ये कहता रहा, मैं बार बार कहता रहा कि आप लाल चौक की बात मत करो। आज जो भी वहां लोग रह रहे हैं, जो माइनॉरिटी रह रही है या आम पब्लिक जो है वो डर के माहौल में रह रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है। हमारे जम्मू के नवीन निश्चल जी को मारा गया, आपके जम्मू के यहाँ वो बिंद्रू जी दवाइयों वाले थे उनको मारा गया, फिर उसके बाद मेहरा जी अपना कृष्णा ढाबा वाले उनको मारा गया। तो एक डर का माहौल किया गया, और ये कब हुआ? जब एक प्रोपेगेंडा फिल्म कश्मीर फाइल का प्रमोशन प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने कहा ये फिल्म देखने के बाद मुझे आज एहसास होता है कि भाई कश्मीर के पंडितों के साथ क्या हुआ। जबकि 89 में वो जब कश्मीर में जो लाल चौक में रथ यात्रा थी, उसमें वो उस रथ में सवार थे और जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे। इन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे गांधरबल माता खीर भवानी से जुड़ चुके हैं किरण वातल, जो कश्मीरी समाज के नेता हैं। किरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। वातल साहब, आज तो श्रद्धालुओं का काफी वहां पे उत्साह होगा, बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पे पहुंचे हैं, हालात में बदलाव हुआ है। जय माता खीर भवानी। और ये फर्स्ट टाइम यहाँ जो आज कल हमने यात्रा निकाली खीर भवानी के लिए, जम्मू से टीआरटी जो हमारा नगरोटा है वहां से तकरीबन 135 बसेस और तकरीबन छोटी गाड़ियां 100 के करीब निकली। ये मुझे लगता है 35 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है। और मैं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंतजाम है उसके लिए माननीय मनोज सिन्हा जी को शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से इस यात्रा से सारा अरेंजमेंट ठीक है, सारा अरेंजमेंट ठीक है बातल साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 3 दशकों में आपकी वापसी को लेकर के कोई पुख्ता रोड मैप तैयार नहीं कर पाया ना सरकार। हाँ, ये देखिए ऐसा है कि रोड मैप जो है, आपको पता है रोड मैप का जो यहाँ पे है वो तैयार, यहाँ पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन रही है जी, राइट फ्रॉम 1947 जी, आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, सबों ने जो अपने यहाँ के वोट बैंक को खुश करने के लिए पंडितों को, हिंदुओं को, पंजाबियों को, जो ब्राह्मण है यहाँ के उसमें सब आ जाते हैं, उनको उन्होंने टारगेट बनाया। चाहे वो बिजनेस टारगेट बनाया, चाहे लैंड टू टिलर किया उन्होंने, जितनी जमीनें हमारे हिंदू भाइयों की थी, राजपूतों की थी, सारे 1 पेन ऑफ स्ट्रोक से उनको दे दी टिलर्स को। और हमें जिसके पास 100 कनाल थी उसको 10 कनाल भी नहीं मिली, क्योंकि वो 90 कनाल उसको चलेगी दूसरी समुदाय के लोगों को। इसलिए ये जो 47 से चल रहा है, इसमें फिर 89 में, 86 में पहले नॉर्थ साउथ कश्मीर में, और फिर अल्टीमेटली 89 में जब पाकिस्तान ने पूरा अपना सहयोग दिया और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो भाग गए यहाँ से। और कश्मीरी पंडितों को, बेचारों को, सारे हिंदुओं को, पंजाबियों को अपना सब कुछ, दुकानें, नौकरियां, मकान, जमीनें, बारचाट, फील्ड्स सब छोड़ के यहाँ से भागना पड़ा। और रादर जुलूस निकलते थे 10-10 लाख के,
और वो फुटेज मेरे पास है ओरिजिनल। और उस वक्त जो नारे लगते थे उसमें क्लियर था यहाँ क्या रहे होगा, निजाम मुस्तफा होगा। जब ये नारे लगे फिर कोई पीस लविंग हिंदू कैसे यहाँ रह सकता है। तो ये सिर्फ जो यहाँ मैं वापसी की बात कर रहा हूँ, वापसी को लेकर के कोई रोड मैप नहीं बना हुआ है। वापसी का एक ही तरीका है, मैं आपके प्रोग्राम में ऑलरेडी बोला है, वापसी अगर 30-35 साल हो गए तो 2 दिन में वापसी नहीं होगी। 2 दिन में वापसी इसलिए नहीं होगी, इसमें भी जो है एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए। उसके लिए मैंने आगे भी आपके चैनल में कहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी बनाई जाए, नॉर्थ ऑफ कश्मीर में या साउथ ऑफ कश्मीर कहीं भी बनाई जाए, और वापसी का एक प्रोसेस शुरू की जाए। आस्ता लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरी जगह भी वो फिर ऐसी स्मार्ट सिटीज 3-4 बना के आए। उसमें जो हमारे सरदार भाई है, क्रिश्चियन भाई है, मुस्लिम भाई है, जो उस वक्त टारगेट हुए हैं, उनको भी बचाइए उसमें। ये सिर्फ कश्मीर पंडित का मसला नहीं है, ये सब पीस फ्लोइंग और जो अमन से रहना चाहता है कश्मीर में, अपने जो है उनकी 5100 साल की हमारी यहाँ कैलेंडर है, वो सप्तऋषि कैलेंडर, उसमें जो अमन से रहना चाहता है, ये उनकी फ्यूचर की बात है, उनके बच्चों की बात है, डेवलपमेंट की बात है, पीस की बात है। चलिए बादशाह, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि अभी अपने सोहित जी ये कह रहे थे कि सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। किलिंग को मैं बताता हूँ कैसे होती है। 6 जून 1991 मालपुरा डाउनटाउन 4 कश्मीरी विस्थापितों को मारा गया। जुलाई 1, 1990 अली कदल 4 लोगों को मारा गया। अक्टूबर 14, 1990 रिहबाब साहब श्रीनगर 4 लोगों को मारा गया। मार्च 21, 1997 संग्रामपुरा बड़गाम 7 लोगों को मारा गया। जून 15, 1997 गूल में आकर के 3 लोगों को मारा गया। जनवरी 26, 1998 श्रीनगर में 23 लोगों को। फरवरी 5, 2000 तिलवानी अनंतनाग 3 लोग। बहुत सारे मैसेकर इनको मैं बता लूँ। लेकिन राजेंद्र जी, इन्होंने, राजीव जी ने पूरा यू टर्न ले लिया, यानी आप रिस्पॉन्सिबल थे। हालांकि अभय जी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तब गवर्नमेंट, आपसे सवाल पूछ रहा था मैंने, लेकिन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और राजेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि राजीव श्राफ ने बिल्कुल यू टर्न लेते हुए, हालांकि अभय जी ने आरोप लगाया था कि रिस्पॉन्सिबल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, लेकिन अब राजीव श्राफ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बराबर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट से चल रही थी। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। विनोद जी, ये पूरी दुनिया जानती है जी, कश्मीर में जितना भी टर्माइल हुआ जी, उसके लिए 2 पार्टी मुख्य रूप पर रिस्पॉन्सिबल थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। उन्होंने समय समय पर हमेशा इन ताकतों को सपोर्ट के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी है। एनसी बोला, एनसी और कांग्रेस, एनसी और कांग्रेस, पीडीपी का नाम, उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट दिए हैं हमेशा। और आप ये देखो कि कभी भी, चाहे इनकी सरकार हो चाहे दूसरों की हो, किसी ने भी ये रोड मैप नहीं बनाया उनको वापस कैसे लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और ये भी देखो कि वहां समय था जब कितने पत्थर चलते थे, और लोग खुद आज बोल रहे हैं कि हमको 500 रुपया दिया जाता था पत्थर मारने के लिए। आज वो पूरा माहौल खत्म हुआ है जी। इसी के साथ में स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि हमारा जो इंटरनेट का ब्लैकआउट होता था वो खत्म हो गया जी। और सबसे बड़ा चेंज जो है पॉलिटिकल सिस्टम में, कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराह खुद इलेक्शन हार गए, लोगों ने उनको नकार दिया। तो आप कहते हैं कि भाजपा ने और जो लोगों ने कोई चेंज नहीं लाया। दिस इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक समय में जो सबसे ताकतवर वहां पॉलिटिकल सिस्टम था उसको लोगों ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। लोग चाहते हैं वहां पीस जी, लोग चाहते हैं वहां डेवलपमेंट। और पीस और डेवलपमेंट के नाते आपने खुद बोला वहां कितने लोग वहां आज भी एज ए टूरिस्ट वहां जा रहे हैं। जी जी। अभी बादल साहब बोल रहे थे कि वहां
इतने श्रद्धालु यहाँ गए हैं। जी। व्हाट इज दिस? दिस इज ए चेंज। ठीक है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा हुआ और ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किया किसने है? किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और साथ में कांग्रेस। लेकिन अब इन परिस्थितियों को चेंज करने के लिए सबको बैठकर प्लान बनाना होता है, सिस्टम में चेंज लानी होती है। अभी इन्वायरमेंट में चेंज हुई है, सिक्योरिटी कंसर्न में काफ़ी चेंज आया है। आगे आगे इससे भी बेटर सिस्टम, खासकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ बैठकर, जब तक वार्तालाप नहीं होगा अच्छे तरीके से, उनकी बात सुनी नहीं जाए, और उनको साथ में लेके पहले भी बातें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन इन द गिवन सर्कमस्टांसेस हर मसले का हल एकदम से नहीं होता। 20% बात बनती है, 10% बनती है, फिर उससे आगे बात की जाती है, ऐसे चलता है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगा कि डाउन द लाइन 34 ईयर्स हुए हैं, बहुत सी चीजें बदली हैं, और अगर हम लॉजिकली देखें तो प्रायोरिटीज भी बदलती हैं। तो बहुत से अपार संभावनाएं लोगों को बाहर भी मिली, वहां भी हैं, और अपने स्टेट में भी होनी चाहिए, हर जगह होती हैं जी। लेकिन सरकारें एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देती है, लेकिन वो इनर बिल जब तक किसी का ना बने और उसको वहां भरोसा नहीं आए, तो तब तक चीजें संभलेंगी नहीं। लेकिन ये भी मैं बात बता दूंगा आपको, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये समाज हमारा है, ये देश हमारा है, बिल्कुल। तो हम सबको मिलकर इस पे बात करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। ब्लेम गेम से तो कुछ निकलता नहीं है, एंड इट इज वेरी इजी टू क्रिएट ए डिस्ट्रक्शन, इट इज वेरी इजी। कोई भी जाएगा, कुछ भी करता है, आपको पता है जो होता है। तो अब ये आप देखो कि कुछ दिनों में कैसे यहाँ घटनाएं हो रही हैं, उसका क्या कारण है? बुखलाहट है कि तीसरी बार सरकार कैसे आ गई, अब हमारा काम बस चल नहीं रहा, चलो हम इसी तरफ चलते हैं। तो ये चीजें हम सबको नकारनी है, इन पे राजनीति नहीं करनी है और पॉलिटिक्स नहीं करनी है, और साथ में डिस्कशन के वक्त अपने शब्दों पे संयम रखना बड़ा जरूरी है, और उसी से तो एक नेता का मेच्योरिटी लेवल दिखता है। मेच्योरिटी लेवल दिखता है। लेकिन अभय जी, कितना अच्छे तरीके से राजीव श्राफ ने सारा ब्लेम जो आपने उन पर डाला था सिरे से खारिज कर दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर रिस्पॉन्सिबल है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से वीपी सिंह सरकार चला रहे थे और गृह मंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे। देखिए विनोद जी, कांग्रेस का जो कश्मीर के तरफ जो रुख रहा है और जो रोल रहा है, वो इतिहास जानता है, तो उसमें बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप शेख इंदिरा एकॉर्ड से लेकर फारूक राजीव एकॉर्ड तक लेकर और उसके बाद 90 तक आ जाइए, आप खुद देख लेंगे कहाँ पर क्या सत्ता के बिना ये रह नहीं सकते, और अपने बंदों को खड़ा कर देते हैं। जब वो चलते नहीं उस हिसाब से तो उनका पैर खींच लेते हैं। तो इनका ये इतिहास रहा है और हालात खराब करने में इनका बहुत हाथ रहा है। अभी हाथ अपना पीछे खींचे या क्या खींचे, वो इनकी आज जो मुद्दे पर बात की, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, पहले राजेंद्र जी ने कहा 6000 नौकरियां का पैकेज था, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे पैकेज बना था, जो बड़ी देर के बाद यहाँ पे लेके पैकेज बना था। उसमें से आज तक सिर्फ 4200 नौकरियां लगी हैं। जैसे सर कह रहे थे 6000 लगी, 6000 नहीं, सिर्फ 4200 नौकरियां उसमें से पीएम पैकेज में बचे गए हैं, जिनके वहाँ पे अभी क्वार्टर्स बन रहे हैं, जिनका हमको लगता है यही एक जनरेशन है जो वहाँ जाके रहेगी और यही बसेगी आगे। पर उसके लिए जैसे कहा गया 370 के तोड़ने के बाद डेफिनेटली अमन हुआ है, शांति हुई है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आम जनता में भी हुई है। स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, कॉलेज बंद नहीं हो रहे हैं, ऑफिस बंद नहीं हो रहे, दुकानें बंद नहीं हो रही। इन्होंने जो फिजिकल इंटीग्रेशन थी वो हो गई है, पर डेफिनेटली इमोशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ किया गया, काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। जहाँ कश्मीरी पंडितों की बात की, आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक रोड मैप इसलिए नहीं बना क्योंकि सारे समुदाय के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म लेके नहीं आया गया है। उसके लिए जैसे सर ने कहा इनर विल, सर इनर विल नहीं होती तो वहां पर झंडा लेके हिंदुस्तान पंडित समुदाय नहीं होता जी। कश्मीरी पंडित समुदाय को तो हमेशा सेंटर का एजेंट बना के वहां पेश किया गया और उनको हमेशा मार पड़ी गई। जब पाकिस्तान जीतता है तब मार पड़ती थी, पाकिस्तान हारता है तब मार पड़ती थी। तो इनर विल की तो सर बात ना करें, कश्मीरी पंडित समुदाय की इनर विल पूरी है कि वो वहां जाए, पर आज सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। आज कश्मीरी पंडित समुदाय वहां जाना चाहता है, पर वो ये नहीं चाहता कि मैं अपना नाम छुपा के जाऊं। मैं ये नहीं चाहता मैं टीका लगा के अगर वहां जाए और कोई टीके का नाम पूछ के उसको गोली मार दे, जैसे कि पीछे हुआ। तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहां की सिविल सोसाइटी को देनी है। वहां की सिविल सोसाइटी का भी एक बड़ा रोल है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए इस। और जैसे कहा सर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कश्मीरी पंडित समुदाय में कैसे लाओगे? जो इनकी डिमांड्स है, जब तक आप उनकी नहीं सुनेंगे। एक
श्राइन बिल की बड़ी देर से डिमांड है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ी इस समुदाय को उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी कि ये लोग आए हैं तो इस तरीके से कुछ करेंगे, पर इस तरीके से उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे मैंने आपको कहा, एपेक्स कमेटी की बात हुई थी, बहुत देर से प्रपोजल एपेक्स कमेटी का, इस पे भी कोई पहल नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई, जो बहुत उम्मीद थी कश्मीरी समुदाय, पंडित समुदाय को कि इस पे भी कुछ किया जाएगा, क्योंकि ये एक आपको सेल्फ बिलोंगिंग के लिए, एक आपके कश्मीरी पंडितों के लिए एक जो आइस ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर ओपिनियन मेकर्स की बात की, तो रोड मैप इन सबसे मिलकर बात करके फिर बनाया जाएगा। वही जैसे मैंने कहा कि कमरों में बैठ के नहीं बनेगा, जब तक आप इनको इन्वॉल्व नहीं करोगे, इनके फीडबैक नहीं लोगे, तब तक वो रोड मैप नहीं बनेगा, और उस पर रोड मैप पर फिर काम किया जाएगा। जी। जैसे कहा जाता है, जैसे मैं अभी आपको कहा, इतनी पिछले सर बजट में आपने देखा होगा 400 करोड़ रुपया रखा गया था कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए। उस कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए 400 करोड़ जो रखा गया था, क्या वो जो अभी नए शेखपुरा में बन रहे हैं, वेसू में बन रहे हैं, या डिफरेंट जगह पे ट्रांजिट कैंप्स बन रहे हैं, उनके लिए रखा था? ये कम से कम उसमें से जो पैसा, जो लोग रह रहे हैं, जो आज जो कैंप्स में रहे हैं, चाहे जगती हो, चाहे नगरोटा हो, चाहे बूटा नगर हो, चाहे उनको कम से कम आप उनका रहने में तो कम से कम फैसिलिटी दीजिए। उनके मेरे को लगता है तब से पेंट नहीं हुआ है, बुरा हाल है उनका, उनको कम से कम सुविधा दीजिए आप। शॉर्ट टर्म आपका वो गोल होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे विनोद जी, नगरोटा टीआरटी हमारा कैंप है, सबसे पहला कैंप, अगर आप जम्मू में घुसे सबसे पहला कैंप वही आता है। वहां पे आज तक पीने के पानी की उपलब्धि नहीं थी। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया करता हूं, जब हम उनके पास गए वो भी शौक में थे। अबे जी, पीने पानी का नहीं है। एक सवाल हम किरण वातल जी से ले लेते हैं। किरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे पैनलिस्ट का कहना है कि इस हालत के लिए, कश्मीरी विस्थापितों के पलायन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनका कहना है कि पलायन और इस हालात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको पहले ही कहा, आप 1947 से हिस्ट्री लीजिए, जो हिंदू वैली में रहते हैं, पुराने जो रहते थे, डोगरा राज जब यहाँ था, उससे पहले खालसा राज था, तो उसमें देखिए 47 से बाद जितने भी हमारे, एक ही चीज लीजिए, जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस है, उनका रेवेन्यू ऑडिट कराइए। सारा बेच खा गए, कोई हमारे कब्रिस्तान शमशान काट ले गया, कोई हमारे मंदिरों की जमीनें बेच गए, कोई लीज आउट कर गया। और यहाँ पे जो है इस साइट्स पे हमने बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट की, देखो फिर हमारी जो जमीनें हैं वो उन्होंने जो लैंड टू टिलर किया उसमें खत्म कर दिया। मतलब ये सिस्टमेटिकली हुआ। ये जो अब जो फाइनल असॉल्ट था वो जो सेमीफाइनल 86 में हुआ, 89 में फाइनल हुआ। तो नेचुरली जो 1947 से जिनका राज रहा है, और उन्होंने हमेशा उस दिन से ही हमारा रोड मैप बना दिया कि इनको एक ना एक दिन यहाँ से निकालना है, और वो कामयाब हो गए। 86 में सेमीफाइनल किया, फाइनल उन्होंने किया 89-90 में। तो ये इसको जब तक, इसको हम कहेंगे रिवर्सल ऑफ माइग्रेशन, जब तक आप रिवर्सल ऑफ माइग्रेशन प्लान में बनाओगे जी, वही अल्टीमेटली है। क्योंकि हम अपने रूट्स में जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, मगर वो माहौल क्रिएट करना है। बड़ी हद तक वो माहौल क्रिएट हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बट अब आपने एक इनिशिएटिव लेना है। मैं रिपीटली कह रहा हूँ, इमीडिएटली एक स्मार्ट सिटी बनाइए, और लोगों का जिनकी नीयत है बातें करने से नहीं, जिनकी नीयत वापस आने की है, वो वहां उनको आगे पैकेज एक हमारा सैंक्शन किया है पुराना, तो उस पैकेज के तहत उनको रिहेबिलिटेट कीजिए। वहां मैं आपको 10,000 फैमिलियां दे सकता हूँ। चलिए बादशाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ सीधे मंदिर खीर भवानी के साथ जुड़े, और राजीव सराफ के लिए एक और आपने चैलेंज क्रिएट कर दिया। साफ शब्दों में कहा कि जो हुकूमत रहे वहां पर वो ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा टेन्योर है ही आपका टेन्योर ज्यादा क्या? विनोद जी, 2014 के बाद जो हुकूमत, हम उनकी भी जिम्मेवारी से आयद करेंगे ना। आज हम उनकी भी जिम्मेवारी, अगर हर टाइम में आप कहोगे, पहले तो हम कर रहे प्लान के कारण की बात कर रहे थे, उसके बाद प्राइड्स क्या दिक्कत है, मैं वही आ रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि जो हुकूमतें थी वो जिम्मेवार हैं, तो मैं कह रहा हूँ 2014 से जो हुकूमतें आज सेंटर में हैं या जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, वो भी इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी ले रहे हैं जी, तो उनको भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अभी पीछे एक बीजेपी का डेलीगेशन कश्मीरी पंडितों से मिला था, जिसमें ये अपना कविंदर गुप्ता जी थे, रविंदर रैना, तो कश्मीरी पंडितों ने एक ही सवाल किया
कि 10 साल से आपने हमारे लिए क्या किया। मैं विनोद जी एक बताऊं कि पिछले 10 साल से मैंने पहली ये गवर्नमेंट देखी जो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। कोई भी डिसीजन लेना हो कंट्री के हित में लेना है या कोई भी लेना है, नॉर्मली इससे पहले जितनी भी सरकारें थी वो क्या करती थी, अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लेती थी और उनसे, क्योंकि उसमें भी काबिल लोग होंगे, डेफिनेटली लाइक लोग भी होंगे, एक्सपीरियंस लोग भी होंगे। अब हमारी स्टेट में आ जाओ, यहाँ कांग्रेस का भी हुकूमत रही है, यहाँ एनसी की भी रही है, यहाँ पीडीपी की रही है, बीजेपी की रही है। तो सारे लीडरों को मिलकर आपस में इनको एक आपस में विचार मंथन करना चाहिए कि हम कैसे इस स्टेट को टेररिज्म फ्री करें। सबके एक्सपीरियंस लेके, जब तक आप सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, सबका एक्सपीरियंस नहीं लोगे, अपनी अपनी डफली अपना अपना राज नहीं चल सकता। मेरा अपना ये व्यू है जी। सोहित जी, जब उस दौरान रूबिया सईद को किडनैप किया गया था, उस पर भी कहीं ना कहीं आपके स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद पर आरोप लगते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। उस दौरान रूबिया सईद को किडनैप किया गया था, उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ा गया था। ये मुझे लगता है कि अभय बकाया जी बेहतर बता सकते हैं, आप बताइए। नहीं, मुझे यहाँ तक ये समझ आती है कि अगर किसी की एक बेटी को किडनैप कर लिया गया हो तो वो जो डिसीजन होता है वो पूरे कैबिनेट का होता है, खाली एक इंडिविजुअल इंसान का नहीं होता। वो एक होम मिनिस्टर थे, उस होम मिनिस्टर के साथ पूरी एक कैबिनेट थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी की फुल सपोर्ट थी और उसी में ये फैसला लिया गया था। उसी के बाद ये सब चीज़ों का की गई थी जिसमें रूबिया सईद जी छोड़े गए थे और मिलिटेंटों को छोड़ा गया था। जैसे अब लास्ट टाइम अफगानिस्तान में जब हुआ था तो उस समय भी कंधार में हुआ था, तो उस समय भी पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट बैठी थी। उसके बाद आजम मसूद को छोड़ा गया था। सो कहने का मतलब ये है, ये कुछ हालात ही ऐसे बन जाते हैं, उस पर क्या किसी पे उंगली उठानी है। लेकिन ये जो चीजें हैं तो बाकी आपके सामने ही है जो हर समय कश्मीरी पंडित के साथ हो रहे हैं, किस तरह कश्मीरी पंडित रह रहे हो, किस तरह से कश्मीरी पंडितों को फ्लैट में प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे बकाया साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर इतना फंड्स आ रहा है कि अगर वही फंड्स कश्मीरी पंडित पर लगाया जाए तो वो भी बेचारे गर्मियों से थोड़ी सी राहत मिलेगी, उनको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चीजें मिलेंगी, हर एक चीज की उपलब्धि होगी। ये जो खास, लेकिन सोहित जी आपने अपने टेन्योर में क्या किया? अरे विनोद जी, मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल राजेंद्र जी ने एक बात बिल्कुल सही कही। 2004 में एक पैकेज आया, 2003-4 में पीडीपी की हुकूमत थी, पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत थी, तब भी वो पैकेज आया और उसके बाद जो मुफ्ती साहब से हो सका वो किया। नौकरियां पीएम पैकेज के तहत भी मिली कश्मीरी पंडित को, ये सब चीजें हुई। लेकिन मैं यही बात यही प्रश्न कर रहा हूँ हमारे राजेंद्र माननीय जो हमारे मेयर रह चुके हैं कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद से आपने कश्मीरी पंडित को क्या दिया, उसमें कश्मीरी पंडित को क्या उपलब्धियां मिली हैं, ये थोड़ी जानकारी अगर हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को, कश्मीरी पंडित भाइयों को पता चलेगा, हमें भी तो पता चले कि आखिरकार कश्मीरी पंडितों के लिए आपने 5 अगस्त 2019 के बाद से क्या दिया है। इसमें थोड़ा सा डिटेल राजेंद्र जी सवाल उन्होंने खुद ही पूछ लिया है कि आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद जब संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन और 35 से, उसके बाद सिवाय 2 सीटें जो आपने दी हैं, जिसमें से सिवाय 2 सीटें और बता दें, सिवाय 2 सीटें, ये कोई छोटी बात है? सिवाय 2 सीटें, ऐसी सीटें मिल जाती है जी। 2 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कश्मीरी कम्युनिटी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है जी। फिर विनोद जी बात को कहाँ ले गए? और हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित के लिए अगर ऐसी बात है, मुझे एक बात बताइए, जब पीडीपी बीजेपी की हुकूमत थी तो भारती जी भी तो एमएलसी बने थे, वो भी तो कश्मीरी पंडित के रिप्रेजेंटेटिव बने थे। अब इस बात के क्यों जा रहे हैं कि किसको एमएलए? मैं ये कह रहा हूं कि जनरल जो कश्मीरी पंडित का जो हक था वो 5 अगस्त 2019 के बाद ने आपने कितना दिया है? क्या उनको राशन बराबर मिला? क्या उनसे आपने राशन छीन लिया? क्या उनको आपने राशन दिया या नहीं दिया? ये बातें आप बताइए जो मेन उनकी जो राशन है वो तो उनको मिल ही रहा है, वो किसने छीना जी? वो तो ऑलरेडी कंटिन्यू है। 500 से शुरू हुआ था, 2500 पर हेड आई मिल रहा है जी। और राशन जो है 9 kg 2 kg और 1 kg शुगर, वो तो कंटिन्यूसली मिल रहा है जी। आप ये देखो कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो चाहे उनका सस्टेनेंस हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया। और आपको पता है जब वो सभी वहां से माइग्रेट होकर आ गए, गीता भवन में ही कैंप लगा था, वहां कहीं पीडीपी के कैंप में कैंप नहीं लगा था। अरे पीडीपी का जन्म ही 2000 में हुआ, ना ही नेशनल पीडीपी का जन्म ही 2000 में हुआ, ना ही कांग्रेस का लगा था। तब हमारे लोगों ने ही वहां आके मदद की। और आज भी
अरे आपके लोग हैं, हम भी लोग उसमें शामिल थे, हम भी जम्मू के रहने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने इसका किया, हमने भी किया हुआ है, हम भी जम्मू के रहने वाले हैं। आज भी कश्मीरी पंडित अगर अपना घर सही मानते हैं वो भाजपा को ही मानते हैं। और आपके सामने बादल जी ने भी कहा कि हमारा जो वातावरण है वहां जाने का, उसमें काफी सुधार हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया, अभी मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि कितनी चेंजेस आई कश्मीर में बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम। वो क्या हुआ, वो सब इन्हीं चीजों के लिए ये तो हो रहा है। हमारे यहाँ हो रहा है वापस जनता का रोष था, जहाँ पे ज्यादा सीट वोटें मिले। और एक बात देखिए, क्या बोल दिया वापस आप बार कह रहे हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी हारे, उमर अब्दुल्ला जी हारे। मुझे एक बार बताइए, जिनको आपने समर्थन दिया उनकी तो जमानतें जब्त हो गई, उनके लिए आपने क्या किया? आप तो यहां तक कहते थे 370 के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गया है। अगर ऐसी कोई बात थी तो 3 सीटों पे आप कश्मीर में क्यों नहीं लड़े? जवाब ले, क्यों नहीं आप बैकफुट पे आ गए? आहिस्ता से सुनिए, जवाब ले। हमने वहां से क्यों लड़ना था? मुद्दे पर हो। आपकी एक प्रेसिडेंट है पार्टी की, वो अगर हार जाती है अपने लोगों वो हम भी मालूम है, और हार जाती है, कैसे आपने राय 7 मई से 27 मई पे आपने पहुंचा दिया, उनकी 7 मई से 27 मई पे पहुंचा बहिष्कार कर दिया। नीति तो इसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी लोगों ने, तो भाई आप क्यों नहीं लड़े? आपको तो स्वीकार किया ना, आप क्यों नहीं लड़े? बात रही भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन दिया सबको, वो भी लड़ सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ आपने डर बात इलेक्शन में लड़ने के लिए डर था, कुछ चीजें समाज के लिए भी की जाती हैं। ये आपने हमने समाज के लिए आपने समर्थन दिया था, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। जी, लेकिन अब अपनी पार्टी का क्या रोड मैप है कि किस तरीके से कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी, सम्मान पूर्वक वापसी की जाए, खाली वापसी नहीं, भय के एटमॉस्फेयर में नहीं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही ये कहा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मस्ट है। और रोड मैप जो बनते हैं ऐसे नहीं बनते, हमारा डेफिनेटली रोड मैप हमारा है। हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि हम एक बोर्ड बनाएंगे, जैसे बाकी बोर्ड बने हुए हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक बोर्ड बनेगा। जैसे एक एपेक्स कमेटी की बात चल रही है, वो हर एक की बार हम अपनी जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी, हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि एक बोर्ड बनेगा। जैसे आप कह रहे हैं, मैंने आपको यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात की, मैं यहाँ पर गोल्स की बात की। मैं लॉन्ग टर्म तो बता दिया, सबने रिहेबिलिटेशन करनी है, कैसे करनी है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब तक नुमाइंदों से बात नहीं होगी तब तक कोई डिसीजन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी पार्टी अपने रूप पे नहीं काम कर सकती। आज भारतीय जनता पार्टी अपने रूप से काम कर रही है, वहाँ पे इनकी उपलब्धियों के लिए जो घर बन रहे हैं या फ्लैट्स बन रहे हैं वो बना। जैसे सर ने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हुई यहाँ पर, मैं उस पर आऊँगा। आज तक विनोद जी आप ये देखिएगा, जब तक आज़ाद साहब आए तब तक सब पार्टीज़ ने, मुफ्ती साहब के टाइम तक कश्मीरी पंडित समुदाय में एक रिप्रेजेंटेशन जरूर होती, चाहे वो लास्ट में रमन मट्टू जी को दी थी या मंजी सिंह जी को दी थी। एक मिनॉरिटी से होती थी कि नहीं, एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। जैसे आज़ाद साहब की पार्टी आई, आज़ाद साहब सीएम बने, उन्होंने ये हटा दिया। उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है, वोट बैंक है तो है, नहीं तो हम बनाएंगे नहीं। और आज जो भारतीय, यहाँ पे वोट बैंक की बात है भाई अभी छेड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी ने डेफिनेटली 2 रिजर्वेशंस दिए हैं और डिजर्व्ड रिजर्वेशंस दिए हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना बहुत ज़रूरी था। अब मैं राजेंद्र जी ने तो रिजर्वेशन की सर, ये 2, मैं एक बार बड़ी देर से चाहता था ये बात क्लियर हो, 2 MLAs की रिजर्वेशन जरूर दी है आपने। क्या एक कॉन्स्टिट्यूंसी तहत ही होगा, स्पेसिफिक होएगा, या आज ये MLC काम करेंगे? क्योंकि अगर स्पेसिफाइड रहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर आप जरूर क्लैरिटी दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, नो डाउट। इसीलिए उम्मीद थी कि कश्मीरी पंडित समुदाय को कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कुछ करेगी। अब ये कह रहे हैं प्लान है, आज तीसरी बार इनकी सरकार बनी है। मजबूत सरकार हमारे हिंदुस्तान को जरूरत थी और फिर से लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट दिया और सरकार उन्होंने बनाई और सरकार बन गई है। यहाँ पे काफ़ी अटकलियाँ थी, नहीं बनेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पलटू राम भाग जाएगा, जो भी हुआ अब सरकार आज बन गई है, एक मजबूत सरकार सामने दिख रही है। इस हिसाब से उन्होंने एक जो रिप्रेजेंटेशन दी है, हर एक वर्ग को, हर एक खित्ते को उन्होंने कवर किया है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी मजबूत सरकार बनी। इस वक्त काफ़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से, ये सब वर्ग को लेके अच्छे काम करेगी, जो उनसे रह गया वो भी करेगी। पंडितों समुदाय के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के में, एक रिलीफ अनाउंसमेंट की बात हो रही थी, बड़ी देर से इंतफी कि रिलीफ अनाउंसमेंट हो। और रिलीफ अनाउंसमेंट को ये सर ये कहते हैं, ये कोई ये मांगते नहीं है, मांगना नहीं है कि सर, ये उस टाइम की गवर्नमेंट का इनको एक विश्वास था कि जब तक आपको हम इज्जतपूर्व वापस नहीं लेके जाएंगे, आपकी जो रोजमर्रा की जरूरतें होंगी उसको हम पूरी करेंगे।
ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये उस टाइम की गवर्नमेंट का वादा था, तो ये उनको पूरा करना। आज हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है विनोद जी, बहुत बड़ा देश है। हम अपने से छोटे देशों को फाइनेंशियल एड देते हैं, हम अब हेल्थ एड देते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, तो आज अपने ही देश में जो रेफ्यूजी बने हैं उनके लिए हम रिलीफ अनाउंस नहीं कर सकते। उस चीज को देख के दुख होता है जनाब। तो ये उम्मीद हमारे मुझे लगता है कि इस पे राजनीति ना करते हो। राजनीति ना करते हो, बिल्कुल पार्टी से हटकर आपको समझना पड़ेगा। मुद्दे संवेदनशील होते हैं, एग्जैक्टली, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक आवाज में चीजें होनी चाहिए। और जो रिहैबिलिटेशन की बात होती है, ये एक आवाज में, जैसे सराफ साहब ने कहा, सब पार्टीज को लेकर एक आवाज में, जो इनके सराफ साहब स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर बात होनी चाहिए। आप इतनी देर सबको, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं ले पाए? आपकी तो हुकूमत रही है, दिल्ली में भी, जम्मू कश्मीर में भी आप ही हुकूमत चलाते रहे, कॉन्फिडेंस में लेते, उनकी वापसी की कोई व्यवस्था करते। विनोद जी, आपको मैं बता दूं, जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, पावर में रही, हमारे हमेशा अटल बिहारी जी को यूएनओ में भेजा गया। और ये ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए, वापसी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपके, मेरी बात सुनिए ना, ये जो हुक्मरान होता, देखिए अब 10 साल से ऊपर इनको हो गए हैं। अब आप कहोगे, अब ये तो है नहीं कि हम 10 साल पीछे चले जाएं और फ्लैशबैक में कुछ करें। हमारा ये कहने का मतलब, आज इनकी हुकूमत है, जितने भी काबिल लोग हैं सबसे मिलकर ये करें। एक तो हालात पे चर्चा हो, और मतलब इलेक्शन कैसे कराया जाए वो भी साथ में करें, और साथ में कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे सुनिश्चित हो वो ये देखना पड़ेगा। और जब तक आप सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, अपोजिशन को नहीं लोगे, नहीं हो सकता कुछ अकेले के बस। आपकी बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, मैं छोड़िए इन 10 साल, हम तो लेते रहे, हमारे टाइम में कौन कॉन्फिडेंस में, हमारी कौन सी मीटिंग, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज होती थी, सब कुछ होता। रोड मैप नहीं ना बना पाया अभी तक। नहीं, एक बात बताओ, मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये जो वापसी हुई, नौकरियां, रिजर्वेशन हुई, ये सब कुछ हुआ तो एक पहले होता, ये तो मनमोहन सिंह जी सरकार में ही आके बना ना जी। तो जब उस समय में बना तो अगली गवर्नमेंट ने उसको और फॉलो करना होता है, उसका और अपलिफ्टमेंट करनी होती है, या वहीं उसको रोकना होता है। तो जब अगली सरकारें आ गई तो हम एक लेवल पे इनको छोड़ के, इनको जब मतलब इन्होंने जिम्मेवारी संभाली, ओथ ले ली, तो हमारी चीजें भी इनको पकड़ा दी, भाई ये पंडितों के ये है, आने वाला प्लेटफॉर्म ये है, इनको आपने इस 10 साल में ऐसे करना है, और इतनी नौकरियां, 6000 नौकरियां वो करनी है, ये करनी। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो ठंडे बस्ते में अपने एक्सपेरिमेंट। और जब उसमें भी एक सबसे बड़ी बात मुझे याद आई, तो प्रधानमंत्री जी के, साहब आपसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किसने नहीं किया है कश्मीर को लेकर के? मुझे लगता है अभी जी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, आपने गवर्नमेंट स्टॉपल की, क्या समझौते किए, अकॉर्ड किए, आपने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है जम्मू कश्मीर में किया है कांग्रेस ने। विनोद जी, मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं, एक्सपेरिमेंट होते हैं कामयाबी के लिए। एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करोगे आप आगे बढ़ोगे कैसे, पहले मुझे ये बताओ। एक्सपेरिमेंट हमेशा कामयाबी के लिए, पॉजिटिव वे के लिए होते हैं, नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट से ही कामयाबी मिलती है। क्यों कामयाब नहीं हो पाया? सर, सारे एक्सपेरिमेंट थोड़ी कामयाब हो गए, न्यूटन के सारे कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक प्रयास है, आपको प्रयास क्रिटिसाइज नहीं, पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अभी आप मुझे बताइए, क्या ये कांग्रेस ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो अफगानिस्तान के लिए किए थे? सर देखिए, कांग्रेस ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए जम्मू कश्मीर को लेकर जी, वो इन्होंने अपनी सुविधा के लिए किए, अपने आप को मजबूती देने के लिए किए। और जब एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, इन्होंने सरकार खींच ली। आप इतिहास देखिए ना, कितनी बार इन्होंने सरकार टॉपल की है। आप देखिए जम्मू कश्मीर के रूप से कितनी बार इन्होंने ऐसे किया। और उसके बाद जब नहीं होता था तो फिर पीछे से सपोर्ट देते थे, फिर सपोर्ट खींच लेते थे, फिर सपोर्ट देके सपोर्ट खींच, इन्होंने ये तो एक्सपेरिमेंट किए। अब और एक्सपेरिमेंट फेल ही हुआ, इसलिए किसी को चलने नहीं दिया कि कांग्रेस पावर के बिना रह ही नहीं सकती है। आज भी आप देख रहे हैं, बाहर रही है तो बौखलाहट, इतनी बौखलाहट आ गई है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। जम्मू कश्मीर आज के हालात जो हुए हैं, ने पीडीपी के साथ सरकार मैं उसी बात, उसमें भी एक्सपेरिमेंट रहा, आधे अधूरे काम कैसे रह गए। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे लगता है बकाया साहब है ना, एक ही तरफ देखते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बैलेंस देखता हूँ। विनोद जी नहीं, मैं बैलेंस देखता हूँ। मैंने यही कहा, बहुत कुछ हुआ, मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर आप बोलो। मुझे मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर आप बोलो। मुझे कंप्लीट करने दो, फिर आप बोलो। मैंने यही कहा कि अभी जैसे बात की यहाँ पे, इस टाइम कश्मीरी पंडित समुदाय ने, जैसे इन्होंने कहा, उनका ये हो गया, कश्मीरी समुदाय ने आज अपनी पार्टी को सपोर्ट किया। आज आप देखिए जो वोट पड़ा, मैक्सिमम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पड़ा है। तो अल्ताफ बुखारी साहब में एक उम्मीद की किरण दिख रही है कश्मीरी पंडित समुदाय को, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय ने सब पार्टीज को सपोर्ट किया, सब पार्टीज को अपना दिया है। बेशक भाजपा के साथ उनका हमेशा रहा है, नेशनलिस्ट रहे हैं वो लोग, भाजपा के साथ रहा है हमेशा सपोर्ट करने का, इस बार ही भाजपा को सपोर्ट करेंगे। पर आज भाजपा ने देखो, फर्स्ट टाइम जैसे बात की, फर्स्ट टाइम भाजपा की सरकार में राशन बंद हुआ।
फर्स्ट टाइम उनकी सैलरी बंद हुई। मैं यही सुनना चाहता था। तो मैं कहूंगा सर हम यही चीज सर हम राशन की बात जनाब मैं राशन की बात इसलिए मैंने सुनना इसलिए मैंने कहा बोलने दीजिए, इसलिए मैंने कहा बोलने दीजिए मुझे, मेरे सुनने दीजिए, बोलने दीजिए राशन की बात आप बोलने दीजिए। ये आपसे बोला नहीं जा रहा। मैं अपने टाइम पे क्यों नहीं बोलूंगा, मैं अपने टाइम पे बोलूंगा ना। आपको बीच में बोलना चाहिए था। क्यों बीच में कह रहे थे कि हमने राशन दे रहे हैं। सर डिबेट का मतलब नहीं मैं आपकी बात काट के आपका टाइम लेके बात करूं, मैं अपने टाइम पे बात कर रहा हूं, और बात हुई है सच बोलेंगे। हमारी जो बुनियादी हमारी पार्टी के सच पे तो हम सच क्यों नहीं बोलेंगे। मैं भी चाहता हूं कि अब हमने भाजपा की हर उस नीति का जिस पे लोगों में रोष था उसका विरोध किया, पर हम उनमें से सुनिए हम उनमें से नहीं है कि भाजपा अच्छा काम करेगी विरोध करेंगे। अगर अच्छा काम करेगी हम भाजपा की खुल के तारीफ करेंगे, पर जहां पे विरोध होगा हम खुल के विरोध भी करेंगे। देखो यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। 5 अगस्त 2019 से बाद मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित के साथ कोई अच्छा काम हुआ है, मुझे नहीं लगता। मैं यही आपसे आपके मुंह से भी सुनना चाहता था कि शायद आप पूछेंगे इनसे भी कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई, जिस तरह से कश्मीरी पंडित नौकरियों के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे, जिस तरह से राशन बंद हुए, मैंने वो बात कह दी ना। आखिरकार इनसे जवाब देना तो बनता है। वो आपने जवाब इनसे मांगा, वो अपने टाइम तो ये दे नहीं पाए। मैंने अपना वही पक्ष की बात रख रहा था और रिप्रेजेंटेशन की मैंने बात की, उन्होंने दी है, वो बहुत वेलकम स्टेप है। उसमें मैं सर बाकी मैं यहाँ तक क्लैरिटी प्लीज दीजिएगा। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जम्मू कश्मीर में आए तो वो बहुत से डेलीगेशन को मिले, वो कश्मीर में जाकर भी मिले, जम्मू में जाकर मिले। जिसके मन में हो कि जम्मू कश्मीर में शांति लानी है वो इंसान आगे बढ़ता है। जो चाहता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में शांति, तो वो कैसे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। यानी आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में शांति रहे? जी राजेंद्र जी, फॉर्मर मेयर, आप नहीं चाहते हैं, भाजपा नहीं चाहते जी? कि आदमी सोचता है मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, तो मेरा ये कहना है, इन्होंने कहा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी समाज को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसके समाज को सही दिशा में लेने के लिए बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम। मैंने वेलकम किया उसका। और जिस समाज की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है, बिकॉज हिज वॉइस इज विल नॉट बी हर्ड। तो वो अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देकर। 2 MLA एक तरफ राशन खींच लिया, दूसरी तरफ पॉलिटिकल। अब देखिए किसे बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं हैं। He must keep dignity of a debate because everybody has a right to be heard. जब कोई हम बात करेंगे तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन बीच में बोलना पड़ेगा ना। ये यही बताता है, यही तो इनकी उत्तेजना है। बीजेपी ने क्या किया, लोगों को उस्काया, और वही उत्तेजना दिख रही है, लोगों को उस्काकर पूरे भारत को बेचते आए हैं, दिशाहीन करेंगे, उनको समाज के दायरे से बाहर रखेंगे। इनकी बातों से वही उत्तेजना और दूसरा क्या हालात बना दिए। आज के समय में डांगरी में हिंदू का नरसंहार हुआ, आज के समय में क्या हालात जम्मू में बने हैं। रिप्रेजेंटेशन है वो नॉमिनेटेड है, एक उसमें उसका महिला का रिप्रेजेंटेशन है, एक जेंट्स का है जी, तो वो डेट इज नॉमिनेटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज़ दे विल वर्क एज एमएलसी। यस, तो ये बहुत अच्छा एक चलिए और ऐसे ही डिस्प्लेस को भी दिया है एक आदमी। प्रयोग की बात करें तो डॉक्टर सी रंगाराजन की कमेटी, उससे पहले छोड़ दीजिए कितनी बार गवर्नमेंट गिराई, शेख को अंदर रखा, बाहर रखा, ताजा में होता है। सी रंगाराजन कमेटी रिकमेंडेशन, वर्किंग ग्रुप बने, वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन पर अमल नहीं हो, धूल चाट रही है। उसके बाद अगर हम बात करें अटॉनमी पर चर्चा करते थे कांग्रेस वाले, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था, सेल्फ रूफ, ड्यूल करेंसी, या फिर जो टॉपलिंग की गई गवर्नमेंट, ये सारे प्रयोग कांग्रेस ने किए हैं कश्मीर पर। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, और राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।